Hello friends, myself Ashish Kumar Pathak. Today we will discuss NEET 2022 पेपर सॉल्यूशंस. ओके, तो आज आपने देखा कि नीट का पेपर हुआ और पेपर लगभग बहुत अच्छा था. काफ़ी बच्चे ने हमारे मैक्सवेल एकेडमी की बहुत अच्छा पेपर सॉल्व करके आए हैं. अभी देखते हैं क्या रिजल्ट होगा. तो आइए आज देख लेते हैं कि पेपर का सॉल्यूशन कैसा है. ओके, तो बहुत ही अच्छे और इजी न्यूमेरिकल्स आए हैं. देखिए, जिन बच्चों ने बहुत अच्छी स्टडी की होगी और अपनी बेसिक बुक को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा, वो लोग पूरे पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व करके आए होंगे बिना किसी स्ट्रेस के. हालांकि पेपर होता है तो स्ट्रेस तो बच्चों को आता ही है, लेकिन एक प्रेशर रहता ही है. लेकिन अगर जिनकी स्टडी बराबर थी, अच्छी थी, जिनको पूरी एनसीईआरटी प्रिपेयर है, उनके लिए ये पेपर कोई बहुत हार्ड नहीं था. आइए देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे पेपर ये सेट नंबर S5 को. ओके, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए. अभी हम लोग बात करेंगे सेक्शन ए. सेक्शन ए का फर्स्ट में दिया है द डायमेंशंस ml स्क्वायर ml t पावर माइनस टू a पावर माइनस 2. तो ये कह रहा है ये किसका डायमेंशन है? बिलोंग्स टू द डायमेंशंस ml t पावर माइनस टू a पावर माइनस 2 बिलोंग्स टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन. तो आपका सही आंसर है जो है मैग्नेटिक परमेबिलिटी. ओके, जिसको याद है डायरेक्ट वो सॉल्व कर सकता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, और आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं. आप ये बायोट सावर्ट का फार्मूला भी लगाएंगे तब भी आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू की वैल्यू आ जाएगी जो है. ओके, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेस फॉर द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर बिलो. Through those processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents the adiabatic process among 1, 2, 3, 4 as. तो आपके सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर जो है उसने एक पीवी डायग्राम दिया हुआ है. पी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है और वो कुछ इस तरह से गिवन है. यहाँ पर लिखा है 4, यहाँ पर लिखा है 1 और इसके बाद है थर्ड. ओके, ये क्या है? थर्ड, और यहाँ पर है जो है आपका सेकंड. तो उसने आपसे पूछा है कि विच वन रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक. तो एडियाबैटिक क्या होता है? जो सबसे स्टीप हो अपना. तो कौन सा होगा यहाँ पे सही? सेकंड. और ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4. मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? 4, और आंसर है उसमें 2. आंसर कौन सा सही है इसमें? सेकंड. ऑप्शन 1 में 3 लिखा है, ऑप्शन 2 में 4, ऑप्शन 3 में 1, ऑप्शन 4 में 2. तो ऑप्शन 4 वाला कौन सा सही है? सेकंड. मतलब सेकंड वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, और ये थर्ड क्या हो जाएगा? आइसोथर्मल. फोर्थ क्या हो गया? आइसोबैरिक, और ये आइसोकोरिक. तो ये क्या हो गया अपना? एडियाबैटिक प्रोसेस. ओके, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. इसका क्या होगा? सेकंड का ऑप्शन 4 और 1 का जो है ऑप्शन 1. इस वाले का ऑप्शन 1 क्या होगा? करेक्ट होगा. ओके, एंड थर्ड, बाइकॉन्वेक्स लेंस हैज अ रेडियाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल of the lens is 1.5, the power of lens is. तो जैसा कि आपको पता है कि अभी आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. उसने कहा तो आपको लेंस मेकर इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. यहाँ पर दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कह रहा है? सेम है. तो 1/f को ही पहले आप 1/f फाइंड कर लो. तो ये हो गया 1.5 माइनस 1 इंटू 1/r कितना हो गया? 2/20. r की वैल्यू कितना दे रखा है? तो एक तरफ का प्लस और इस तरफ वाला क्या होता है? माइनस. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/20 हो गया, और ये कट गया, कितना आ गया? 10, और ये हो गई मतलब 0.5 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 1/20. तो आपका यहाँ से अगर आप देखो तो जो 1/f है वो कितना आ गया? 1/20. तो f की वैल्यू कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर. मीन्स f इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर. देयरफॉर पावर p इज इक्वल्स टू 1/f. p इज इक्वल्स टू 1/0.2 इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 5. तो p इज इक्वल्स टू +5 डायोप्टर. आंसर क्या आ गया?
क्वेश्चन नंबर थर्ड का +5 डायोप्टर मीन्स इसका ऑप्शन है 1, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इस वाले का ऑप्शन 1 इज करेक्ट। समझा क्या? ये हो गया ओके बच्चों, तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। एंड नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ओके, नॉर्मल टू इट्स प्लेन। तो क्वेश्चन क्या हो गया ये, आप नोट करते जाएं, सॉल्व करते जाएं, समझते जाएं। मैं पूरा फुल सोल्यूशन बनाऊंगा जो है, ऐसा नहीं कि केवल ऑप्शन दे रहा हूँ, जो पूरे सोल्यूशन बना दूंगा। जो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, जैसे डायमेंशन है, जिसको याद है वो डायरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आप देखो, उसने पहला क्या बोला है कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क की फाइंड आउट करें, 4th नंबर क्वेश्चन, तो उस पहली बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर पासिंग थ्रू इट्स ओरिजिन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन mr²/2, ये I1, और दूसरी जो है अबाउट इट्स डायमीटर होती है mr²/4। तो इसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन K1 इक्वल्स टू क्या हो गया, r²/2 है ना, K1² एंड K2² इक्वल्स टू क्या हो गया, r²/4। तो रेशियो क्या पूछा है, K1/K2, K1² / K2² इक्वल्स टू r²/2 इंटू 4/r², r² से r² कैंसिल, ये कितना हो गया 2, देयरफॉर K1/K2 इक्वल्स टू क्या हो गया √2/1। तो ये आपको मिल गया K1:K2 इक्वल्स टू √2:1। देखा क्या, आपका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इस हिसाब से, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, मतलब √2:1 इज करेक्ट। देखा आपने, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या बोलता है कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। अगर हम लोग बात करें कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आइए हम लोग एक ऐसी सरफेस प्लॉट करते हैं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो और वहाँ पर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। तो आपने देखा होगा कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और वहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग प्लॉट करते हैं, तो सरफेस और इसके बीच, क्वेश्चन नंबर क्या हो गया ये 5, तो इसमें क्या कह रहा है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप कहीं से भी ले लो, तो जो ये सरफेस है, यही सरफेस हमारी क्या कहलाती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर आप देखो तो जो ये सरफेस है, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बन रही है, परपेंडिकुलर बन रही है, ठीक है। अगर वो कहता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बात अलग थी, लेकिन अभी कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स के बीच का एंगल क्या है, तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। आया समझ में, वेरी सिंपल। सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम लोग क्वेश्चन 6 की बात करें तो यहाँ क्या कहता है कि two objects of mass 10 kilogram and 20 kilogram respectively are connected to the two ends of the rigid rod of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from 10 kilogram mass is। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग डिस्कस करते हैं अभी तुरंत, आपको समझ आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर रखी है, थोड़े अच्छे पेपर सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस अच्छी की है, तो बहुत आसानी से आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, ये है कि जिसकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है उसके लिए पेपर चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं नीट के लिए। तो यहाँ पर कहता है कि ये मान लो ऐसा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, क्वेश्चन नंबर आपका हो रहा है ये 6। यहाँ कह रहा है कि एक 10 किलोग्राम, मान लो मैंने इसको ओरिजिन पर रख दिया, और ये 20 किलोग्राम, ये वाली 10 किलोग्राम, ये 20 किलोग्राम। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया, ये क्या हो गया 0 0, और इसकी कोऑर्डिनेट हो गई 10 and 0। तो हमें क्या फाइंड आउट कर देना है, एक्ससीएम इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 अपान m1 प्लस m2। ओके, तो m1 मतलब क्या हो गया, मास ये 10 किलोग्राम बट वो 0, प्लस m2 20 और ये
डिस्टेंस कितना 10 अपान ये कितना हो गया 10 प्लस 20 30, तो कितना आ गया 200 डिवाइड बाई 30, ये 0 0 कट गया, कितना आ गया 20/3 मीटर। आपको ये एक्सियम मतलब x के अलॉन्ग हमने रखा है, तो ये जहाँ भी मिला फ्रॉम 10 किलोग्राम मास से कहाँ मिलेगा 20/3 मीटर पे मिलेगा। ओके, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका कौन सा होगा 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पेपर है S5, पेपर है S5, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बस मैं क्वेश्चन बोलता जाऊंगा, आपको थोड़ा सा आपके पास पेपर ऑलरेडी होगा, आप एक एक करके क्वेश्चन के सलूशन मैच करा सकते हैं अपना कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड। तो इसमें आप लोगों ने एनसीईआरटी में गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर पढ़ा होगा, वहाँ आप जाएंगे तो आपको जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ऐसे सेकंड है वो y1:y2:y3:y4 ऐसे डॉट सो ऑन, तो है 1:3:4:1:1:5:7:9 डॉट सो ऑन। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये जो है 7 में बच्चों आपको मिल जाएगा, आंसर होगा इसका, आंसर आप मान लो आंसर हो जाएगा 1:3। इसे गैलीलियोज लॉज ऑफ ऑड नंबर कहते हैं, 1:3:5:7। ये आपका सही राइट आंसर होगा और ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसका 1 क्या है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 8 क्या कहता है। क्वेश्चन 8 में यहाँ आपको बताता है कि a spherical ball is dropped in a long column, है ना। एकदम आराम से आप सॉल्व करें। ये आपका सेट है S5 जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके सलूशन को तैयार कर रहे हैं। और आप देखो यहाँ पर तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है VT डायग्राम है ना। और यहाँ पर कई ऑप्शंस है। तो कह रहा है कि स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ अ highly viscous liquid. The curve in the graph shown which represent the speed of the ball v as a function of time t is, ठीक है। तो आपको पता है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी vt होती है वो क्या होती है, उसका फार्मूला 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई क्या ईटा। तो अगर आप देखें तो इसे एक कांस्टेंट कहते हैं ना कि टर्मिनल वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, टर्मिनल स्पीड उसने अचीव कर ली। तो यहाँ का मतलब कि इनिशियली वो वेलोसिटी के साथ क्या करता है, वेरी करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो कांस्टेंट मतलब ऐसा सैचुरेट हो जाता है वेलोसिटी, टाइम बढ़ता जाता है बट वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। उसे ही हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ओके, तो आपने देखा कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा आपका। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है जो ये पेपर है S5 में का B इज़ करेक्ट। मतलब कई सारे इसमें ग्राफ दिया हुआ है, तो ये है ये इस पर B लिखा है, एक ऐसे है उस पर A है, और एक आपका ऐसा दिया हुआ है ये हो गया C, और एक ऐसा दिया है ना, जो थोड़ा यहाँ से ऐसे क्रॉस पास करता है, इसको D लिखा है। तो आपका सही कौन सा होगा, B, और B है ऑप्शन 4। तो 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पे डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 क्या बताती है। क्वेश्चन 9 आपको क्या बोलता है, कह रहा है कि द एंगुलर स्पीड, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये सॉल्व एग्जाम्पल है, वहाँ आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन उधर सॉल्व एग्जाम्पल मिलेंगे। खैर ऐसे इतने इजी क्वेश्चन तो किसी भी बोर्ड के न्यूमेरिकल में भी, बोर्ड की बुक में भी मिलेगा आपको, है ना। और जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है उसके लिए ओरल है ये। कह रहा है द एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील मूविंग यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम moving uniformly, angular acceleration changes from acceleration changes from 1200 rpm to angular 1200 rpm to 3120 rpm in 16 seconds. The angular acceleration in radian per second square is थोड़ा सा
यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो तो यहाँ न्यू वन आपको दिया है 1200 RPM और ये है क्वेश्चन नंबर 9 और सेट S5। तो यहाँ पर आप देखो इसको जब ओमेगा आप लोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई न्यू, बट हम लोग यहाँ पे 2 पाई न्यू की वैल्यू कितनी 1200 डिवाइड बाई कितना 60 RPS ले लेंगे। ये डिवाइड किया 6 2 20 मतलब कितना आ गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। सिमिलरली ओमेगा 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 2 पाई इंटू 3120 डिवाइड बाई 60 0 6 5 30 6 2 और ये कितना हो गया 52 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब कि 104 पाई ओमेगा 2। ओके, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू आ रहा है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया अपान टी ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2 पाई में अगर मैं बाहर ले लूँ तो यहाँ आपका बन गया 52 माइनस कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई टी की वैल्यू कितना 16, ये कटा ये कितना 32 मल्टीप्लाई 2 64 पाई इज डिवाइड बाई 16 4 जा मीन्स कितना हो गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपका आंसर हो गया 64 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज योर राइट आंसर। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपका क्या हो गया अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज योर राइट आंसर एंड ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका ऑप्शन क्या हो गया 4 करेक्ट हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ से अगर आप देखें तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में आपको क्या कहता है, कह रहा है कि इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत ही अच्छा लेसन है आपका और बहुत ही सिंपल यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन जो है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया उसने कि उतनी ही डिस्टेंस में क्या दे रहा है ये, अगर आप इसे देखें तो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल में से एक है। कह रहा है इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट a student observe 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. Okay, if the wavelength of light is changed to 400 nanometer, then the number of fringes he would observe in the same region of the screen is. ओके, तो आप बताओगे डायरेक्ट यहाँ पर, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 10। सिंस वी नो दैट क्या xn इज इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। अभी एक रीजन ऑफ स्पेस में वो अभी कितने 8 फ्रिंजेस ऑब्जर्व करता है, तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल्स टू ये मान लीजिए इतना n इंटू बीटा टाइम्स में ये इतना ऑब्जर्व कर रहा है जो है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि अभी उसने कितना दिया है लैम्डा दिया है, तो आप देखें तो x क्या है कॉमन है, उतनी ही स्पेस इसमें भी है रीजन ऑफ स्पेस और उतना सेकेंड वाले पार्ट में भी है, लेकिन n कितना बता रहा है 8। लैम्डा की वैल्यू कितनी दे रखी है 600 मतलब 6 इंटू नैनोमीटर 10 टू द पावर -7 हो गया, 9 से -7 2 0 बच गया कितना d अपान स्मॉल d। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि d मतलब ये x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D की जो वैल्यू आई वो है 848 इंटू 10⁻⁻7, ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में वो खुद कहता है कि जब मतलब आप यही n मतलब ये यहाँ से x इंटू d मतलब आपके लिए ये x इज इक्वल्स टू n बता रहा है कि n कितना आएगा अगर आप लैम्डा कितना रख दो 4 इंटू 10 टू द पावर -7 और ये d बाई स्मॉल d। तो आप देखें तो इसकी जो वैल्यू है ये हमने निकाल लिया है, तो यहाँ से देयरफॉर n
n इज इक्वल्स टू क्या होने वाला है, ये जो आएगा x इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D इंटू 1/4 इंटू 10⁻⁻⁷। तो इसकी पूरी वैल्यू इधर से आपने निकाल दिया, वो कितना है 48 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ डिवाइड बाई कितना 4 इंटू 10⁻⁷। ये कट गया, 4 1 जा 4 2 जा, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 12। कितने नंबर ऑफ वहाँ पे फ्रिंजेस मिलेंगे 12। जो पहले 600 नैनोमीटर वेवलेंथ पर कितनी मिल रही थी आपकी 8 मिल रही थी, अभी कितना मिलेगा 12 मिलेगा। ओके, तो इसका है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। पेपर कोड S5, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यहाँ 12 दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका ये क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, आप अपने आंसर को अच्छे से मैच कराएं, इसलिए पूरा सोल्यूशन बनाया जा रहा है कि आपका पेपर सेट कुछ भी हो, आप क्वेश्चन तो मैच करा सकते हैं, क्वेश्चन को सीख भी सकते हैं। जो नए बच्चे हो 11th और 12th के, अगर वो भी सोल्यूशन देख रहे हो तो उनको एक सीखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और जो पेपर दे चुके हो उनके लिए डायरेक्ट वो अपना मैच करा सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो डायरेक्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल थियरी बेस्ड है। यहाँ पर क्या दिया है, ABC क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया है A। 11 पे हम लोग बात कर रहे हैं A में AM रेडियो वेव्स, B में दिया है माइक्रोवेव वेव्स, C में क्या दे रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशंस, और D में दे रहा है एक्सरे। ओके, यहाँ पर आपको 1 फर्स्ट पे दिया है 10⁻⁻12, सेकंड पे दिया है, बिल्कुल थियरी है, जिसने थियरी थोड़ी अच्छी कर रखी होगी तो वो बहुत अच्छे से कर जाएगा। थर्ड वाला क्या बता रहा है, थर्ड को बता रहा है 10⁻⁻2 मीटर, एंड फोर्थ नंबर है आपका 10⁻⁻4 मीटर। तो अगर आप देखें यहाँ पर, तो AM रेडियो वेव जो होता है ये हो जाएगी सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और लास्ट वाला क्या 1। आप खुद लेकर मैच करा लेना, और इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप बस मैच करा लो और जो ऑप्शन मिले वो आपके लिए सही हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन बताया कर रहा है, द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द de Broglie wavelength lambda of a particle and its associated momentum p। तो आपको पता है p इक्वल्स टू क्या होता है, de Broglie wavelength lambda इक्वल्स टू h by p मीन्स लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1 by p। तो उसने जो ग्राफ दे रखा है, क्या ग्राफ है आपका, लैम्डा वर्सेस p, ये हो गया लैम्डा और ये p, तो कैसा हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ। तो कौन सा सेकंड इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, इसका क्या होगा, सेकंड करेक्ट होगा। ओके, देखा आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग बात करेंगे। अगर आप 13 को देखें तो देखो 30, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देता है कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि व्हेन अ लाइट प्रोपागेट्स थ्रू अ मीडियम मटेरियल मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर एंड रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, ये एप्सिलॉन आर और वो म्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ v इज गिवन बाय c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो देखो पहले तो हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट, ये हमें पता है कि c इक्वल्स टू 1 by
रूट ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट ये जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो अभी जो उसने मीडियम की बात की है तो मीडियम में हो जाएगा 1/रूट के अंदर ये क्या हो जाएगा म्यू एम, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इंटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो आपको पता है कि रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू एम डिवाइड बाई म्यू नॉट। तो म्यू एम की वैल्यू क्या हो गई म्यू आर इंटू म्यू नॉट। ऐसे ही एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या हो गई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देयरफॉर v इक्वल्स टू ऐसा यूज कर देंगे तो आप देखेंगे ऐसा दो डबल आ रहा है जो है, यहाँ दोनों की वैल्यू रख देंगे तो आपको ऐसा मिल गया। एक तो म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम हो गया, दूसरे ब्रैकेट में ऐसा मान लो हमने ऐसा कर दिया सेपरेट, तो ये म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1 ये क्या हो गया c, तो c/रूट के अंदर क्या हो गया म्यू एम इंटू एप्सिलॉन एम और ये v हो गया। तो ये आपके लिए हो गया और ये है आपका ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके एंड क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो सोप बबल का क्या होता है फार्मूला एक्सेस प्रेशर। अभी एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है ये 14 इज इक्वल्स टू होता है 4t/r। तो इनसाइड की बात कर ले तो ये P आउटसाइड प्लस 4t/r। तो अगर कह रहा है उसकी रेडियस बढ़ जाएगी तो इनसाइड प्रेशर क्या होगा डिक्रीजेस। इफ R इंक्रीजेस तो PI क्या हो गया इनसाइड डिक्रीजेस, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कम, ये तो वही रहना है। तो कौन सा हो गया डिक्रीजेस। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 क्या हो गया इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 ये आप देखेंगे जो है जब आपकी NCERT बुक का तो ये वर्क पावर एनर्जी जहाँ पर ख़त्म होगा और जहाँ से ये कॉलिजन स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा जो अभी इसके बाद मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप देखेंगे सब मैक्सिमम यहाँ पर सवाल जो है क्या है सभी NCERT के ही हैं। भले आप पढ़ने के लिए बड़ी बड़ी किताबें सॉल्व करें, दुनिया भर के कोचिंग के मटेरियल सॉल्व करें, सब कुछ करें, बट सारे क्वेश्चन सब NCERT के हैं। ऑनेस्टली देखा जाए तो सब NCERT से है। कह रहा है बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ। अच्छा ये तो ये दूसरा है वो बाद में आएगा जो मैं बोल रहा था, मुझे लगा वही है। तो कह रहा है कि 60 ग्राम एक्सपीरियंस है 3 gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point the magnitude of gravitational field intensity at that point is। तो आपको पता है कि gravitational field intensity क्वेश्चन नंबर 15 सेट S5। तो आपको पता है कि F बराबर F इक्वल्स टू क्या होता है mg। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी G इक्वल्स टू क्या हो गया F/m। F कितना बता रहा है 3 न्यूटन और m कितना दे रखा है 60 ग्राम, मतलब 60 इंटू 10⁻² किलोग्राम ये चला गया और ये आ गया कितना 300 डिवाइड बाई कितना 6। तो ये आप जब कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 क्या हो गया न्यूटन पर किलोग्राम। आंसर इज 50 न्यूटन पर किलोग्राम। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मतलब ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4th। इसका ऑप्शन 4th इज करेक्ट। एंड आप 16 की बात करो तो कह रहा है कि इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट X इज डायरेक्ट। ये गिवन जो है बुक्स में डायरेक्ट ये रिएक्शन गिवन होती है 1122 और ये जो है X और प्लस E प्लस और ये आपका न्यूट्रिनो। तो आप देखोगे तो जब आप इसको पढ़ोगे न्यूक्लियाई में तो ये आ जाएगा 10 Ne है ना 22। ये इसका सही ऑप्शन होगा। मीन्स यहाँ पर जो दिया है वो पहला ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ E प्लस है तो ये क्या होगा एक कम हो जाएगा तो ये 10 होगा। तो आप जो देख रहे हैं जो है ये ऐसा। और वैसे भी केमिस्ट्री में भी बहुत आता है ये, फिजिक्स वाला तो बहुत ही इजी होगा। ओके।